हेलो चैम्पियंस एंड वेलकम टू द बुल्स आई कोर। बहुत स्वागत करती हूँ मैं आप सबका हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। और आज का जो हमारा टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं विच इज़ सेल, और इसकी एक बहुत ही फेमस कोट है जो मुझे स्पेशली बहुत ज़्यादा पसंद है, विच इज़ अ बंच ऑफ सेल इज़ गोइंग टू टीच अनदर बंच ऑफ सेल अबाउट सेल। अ बंच ऑफ सेल इज़ गोइंग टू टीच का मतलब है कि मैं आई एम अ बंच ऑफ अ सेल एंड यू आर अनदर बंच ऑफ सेल एंड आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट द सेल। तो जनरली हम सब सेल्स पर्सन हैं। एक्चुअली दिस इज़ द वेरी बैड जोक स्टिल। तो आज हम शुरू करते हैं कुछ पॉइंट्स टू रिमेंबर से। पॉइंट्स टू रिमेंबर है, सबसे पहला हम इसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आप यहाँ ध्यान से देख सकते हो कि दो साइंटिस्ट्स के बारे में दिया हुआ है जिनके नाम यहाँ पर मेंशन्ड नहीं है, बट जो पहले वाले साइंटिस्ट हैं ही इज़ एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक एंड द सेकेंड पर्सन इज़ रॉबर्ट हुक। ये दोनों ही साइंटिस्ट हिस्ट्री के पर्पस से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सेल के लिए। दूसरा आता है कि सेल होता क्या है, व्हाट इज़ सेल। और सेल शेप साइजेस के बिहाफ पे अगर हम बात करते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस भी ये दो टाइप्स के होते हैं, जनरली उसके बारे में हम बात करेंगे। फिर हम डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस एंड टाइप्स, यानी मेनली आज का जो पार्ट रहेगा वो इंट्रोडक्टरी पार्ट रहेगा आपका। बाकी जो डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स हैं वो हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, बट उसके पहले हम लोग इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ जो पहले साइंटिस्ट को आप देख रहे हैं ई सर एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक, जिन्होंने फर्स्ट लिविंग सेल डिस्कवर किया था। हम जानते हैं कि जो पहला सेल, फर्स्ट सेल वाज डिस्कवर्ड बाय सर रॉबर्ट हुक, जो डेड सेल था। वो डेड सेल होने की वजह से फर्स्ट सेल तो था बट फर्स्ट लिविंग सेल नहीं था। तो जो फर्स्ट लिविंग सेल डिस्कवर किया था वो डिस्कवर किया था सर एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। कहाँ डिस्कवर किया था? पॉन्ड वाटर में किया था और लिविंग बैक्टीरिया के अंदर किया था। तो सबसे पहले हिस्ट्री पे ही चलते हैं। हमारे पहले साइंटिस्ट जिनका नाम था सर रॉबर्ट हुक, इन्होंने 1664 से 1665 में डिस्कवर किया था फर्स्ट सेल को। फर्स्ट सेल यहाँ आप देख सकते हो जैसा कि जनरली जो फर्स्ट सेल था वो डेड सेल था। इट वॉज फाउंड इन द कॉर्क ऑफ द ट्री। कॉर्क ऑफ द ट्री का मतलब है पेड़ की छालें, जहाँ स्क्लेरन काइमेटस टिश्यूज पाए जाते हैं, आउटर लेयरिंग, जहाँ पे हम जिसको बोलते हैं कि जो लकड़ी जैसा, जो थिक लिग्निन जिसमें पाई जाती है, लकड़ी जैसा स्ट्रक्चर होता है बट एक्चुअली नॉट वुड। ओके, तो उसको हम लोग कहते हैं कॉर्क ऑफ द ट्री। फिर आते हैं हमारे सेकेंड साइंटिस्ट सर एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक। जस्ट आफ्टर 9 ईयर्स 1674 में उन्होंने डिस्कवर किया था फर्स्ट लिविंग सेल, जो किया था पॉन्ड वाटर में, और वो फर्स्ट लिविंग सेल था बैक्टीरियल सेल। फिर आते हैं सर रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने लगभग 1831 में न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। फिर एक साइंटिस्ट आते हैं हुज नेम इज़ परकिंजे। 1839 में डिस्कवर्ड प्रोटोप्लाज्म। जो टर्म होता है प्रोटोप्लाज्म, हम जनरली दो टर्म्स देखते हैं, साइटोप्लाज्म एंड प्रोटोप्लाज्म। जनरली साइटो का मतलब होता है सेल, तो सेल के अंदर जो प्लाज्मा यानी फ्लूइड प्रेजेंट होता है दैट इज साइटोप्लाज्म। इसमें हम लोग जनरली न्यूक्लियस को इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है। दूसरा जो प्रोटोप्लाज्म टर्म होता है, प्रोटो का मतलब होता है लिविंग। तो जो लिविंग कंपोनेंट है जिससे हमें लाइफ मिली है, या जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक लिविंग के लिए, जिसमें हम कंसिडर करते हैं दो चीज़ों को, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म या न्यूक्लियस को जब हम कंसिडर कर देते हैं तो वो टर्म बन जाता है प्रोटोप्लाज्म। आफ्टर दैट 3 साइंटिस्ट, मेनली स्क्लीडन और श्वान, ये 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल थ्योरी प्रपोज किया था। बट उन्होंने कम्प्लीटली इस सेल थ्योरी में एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात ही नहीं बताई थी, जिसको आगे फर्दर डिस्क्राइब किया था सर रडल्फ वर्शो ने। मेनली जो स्क्लीडन और श्वान की थ्योरी थी वो पहला पॉइंट यही था, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, कि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ द सेल, यानी कि जितने भी प्लांट्स और जितने भी एनिमल्स हैं दे आर मेड अप ऑफ सेल। और ये सच भी है, जितने भी ऑर्गेनिजम्स बने हैं इस धरती पे, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सब के अंदर सेल पाया जाता है, एंड दैट इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। फिर उनका कहना था कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल। सेम था बट कुछ मतलब वेरिएशन एक तरह से कह सकते हैं हम, कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ये एक या एक से ज़्यादा सेल्स से मिलके बने होते हैं, ऐसा उनका कुछ कहना था। फिर जब रडल्फ वर्चो ने आगे फर्दर डिस्क्राइब किया तो उन्होंने कहा कि बेटा तुम एक चीज़ तो भूल गए,
विच इज़ कि जो न्यू सेल्स अराइज हो रहे हैं दे अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जैसे रिप्रोडक्शन के दौरान एक प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से एक न्यू लाइफ बनती है, एक नया न्यूबॉर्न बेबी जन्म लेता है, उसी तरह से जो सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से ही जन्मते हैं। तो ये कहना था सर रडल्फ वर्शो का। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि ऑन द बेसिस ऑफ शेप, साइज, नंबर, न्यूक्लियस, इन सब के आधार पे कई सारे सेल्स हो सकते हैं। तो पहला देखते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो कि ये शेप्स के बिहाफ पे सेल्स कई टाइप के हो सकते हैं। यहाँ डिफरेंट डिफरेंट टाइप के शेप्स आपको दिखाई दे रहे हैं सेल्स के। जैसे आप सेक्स सेल जब आप देखते हो तो उसमें स्पर्म और ओवा दिया हुआ है। ओवा जो होता है वो कुछ ओवल शेप का होता है, जो स्पर्म होता है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। फैट सेल्स हो गए, मसल सेल्स हो गए। मसल सेल्स को आप देख सकते हो थोड़ा सा कंस्ट्रिक्टेड टाइप का आपको दिखाई दे रहा है। फैट सेल्स आपको कुछ ओवली शेप का दिखाई दे रहा है। बोन सेल्स आपको कुछ डिफरेंट शेप के नज़र आ रहे हैं। नर्वस सेल्स जो होते हैं वो लॉन्गेस्ट सेल्स होते हैं। ब्लड सेल्स आपको स्फेरिकल नज़र आ रहे हैं। इपिथेलियल सेल्स आपको अलग नज़र आ रहे हैं। क्यूबॉइडल भी हो सकते हैं एपिथेलियल में, स्क्वैमस भी हो सकते हैं एपिथेलियल में। फर्दर हम इसको कोलमनर वगैरह भी देख सकते हैं। तो जो शेप होता है, अगर हम शेप के बिहाफ पे बात करते हैं तो कई सारे टाइप के सेल हो सकते हैं। अब ऑन द बेसिस ऑफ अगर हम साइज़ की बात करते हैं तो मैं कम्प्लीटली यहाँ पे एक चार्ट लेके आई हूँ विच इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, और आपको समझ में भी बहुत आसानी से आ जाएगा। 0.1 नैनोमीटर से अगर हम बात करें तो एटम जो होता है ये सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल कहा जाता है। उसके बाद 1 नैनोमीटर के होते हैं लिपिड्स, 10 नैनोमीटर का होता है प्रोटीन। उसके बाद हम फ्लू वायरसेस को देखते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया यानी कुछ सेल ऑर्गेनेल्स जो होते हैं उनकी जब हम बात करते हैं तो आपको डिफरेंट डिफरेंट नज़र आते हैं। अराउंड रिलेटिव साइज़ जो होता है प्लांट और एनिमल सेल का, उसको हम लोग कहते हैं कि ये 10 म्यू एम से लेके 100 म्यू एम तक होता है। बट जनरली जब हम प्लांट और एनिमल सेल को भी कंपेयर करते हैं तो जो प्लांट सेल होता है वो एज़ कंपेयर टू एनिमल सेल थोड़ा बड़ा होता है। ठीक है, जब हम स्पर्म और ओवा की बात करते हैं तो जो स्पर्म होते हैं वो यूनिसेल्युलर होते हैं और वो बहुत छोटे पाए जाते हैं अगर हम कंपेयर करते हैं ओवा से। तो अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि सबसे बिगेस्ट सेल कौन सा है तो वो होता है ऑस्ट्रिच एग। उसी जगह पर अगर आपसे स्मॉलेस्ट सेल की बात पूछी जाए तो दैट इज़ PPLO, प्लूरोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिजम्स। और अभी जब इस चार्ट को आप देखते हो तो आप कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे देख रहे हो जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही देखे जा सकते हैं। हमारे पास 2 टाइप के माइक्रोस्कोप्स होते हैं, एक होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, एक होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। जनरली जो हम स्कूल्स वगैरह में या फिर अपने आसपास अपने यूज़ में लाते हैं वो होता है लाइट माइक्रोस्कोप या फिर कंपाउंड माइक्रोस्कोप, और एक होती है नेकेड आइज यानी खुली आंखों से देखना। तो हम जनरली जो एग्स होते हैं, जो चिकन एग हो गया, ऑस्ट्रिच एग हो गया, वो हम नेकेड आइज से देख सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे देखो रिलेटिव साइजेस जो आपके दिए हुए हैं उसमें आपका 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है कि जनरली जो 0.1 नैनोमीटर से लेकर 10 म्यू एम तक का साइज़ है उसको हमेशा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा जाता है। लाइट माइक्रोस्कोप 100 नैनोमीटर से लेके 1 मिलीमीटर तक के जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं या जितने भी सेल्स होते हैं वो हम लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं, और उससे ऊपर यानी 1 मिलीमीटर से अबव जितने भी सेल्स होंगे वो हम अपनी नेकेड आइज से कम्प्लीटली देख पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस, अगर हम न्यूक्लियस के आधार पे बात करते हैं तो ये 2 टाइप के होते हैं। देखो, अगर हम इसको डिवाइड करें तो प्रो कैरियन, यू कैरियन। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, और प्रिमिटिव को अगर हिंदी में कहा जाए तो कहा जाता है पुराना। तो प्रोकैरियोटिक का मतलब, कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, पुराने टाइप का न्यूक्लियस। पुराने टाइप का न्यूक्लियस यहाँ पे जो आपके पास इमेज दिख रही है स्क्रीन पर वो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि एक जो सेंटर में, अगर हम एनिमल सेल को ही कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर जो प्रोकैरियोटिक सेल्स पाए जाते हैं जनरली, अगर हम इसको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है उसके आधार पे जब हम देखते हैं तो प्रोकैरियोटिक सिर्फ और सिर्फ किंगडम मोनेरा में पाया जाता है। अदर देन डैट जो प्रोटिस्टन्स होते हैं, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया, ये चारों के चारों में यूकैरियोटिक सेल्स पाए जाते हैं। तो जनरली जो हम बैक्टीरियल सेल देखते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल देखते हैं, उसमें आप देख पा रहे हो बीच में कि न्यूक्लियोइड दिया हुआ है।
अब न्यूक्लियोइड किसको कहते हैं? न्यूक्लियोइड का मतलब होता है कि वो पुअरली डिफाइंड स्ट्रक्चर जिसमें डबल मेम्ब्रेन्ड ना पाई जा रही हो। डबल मेम्ब्रेन्ड होगी तो ऑब्वियसली वो उसको कैरी कर लेगा, उसको कवर कर लेगा। बट यहाँ पे बिकॉज ऑफ हैविंग द सिंगल मेम्ब्रेन, जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें जेनेटिक मटीरियल आपका आउटसाइड द न्यूक्लियस दिखाई देता है, और इसकी वजह से हम ये डिफ़ाइन ही नहीं कर पाते हैं, वो अनडिफाइंड हो जाता है कि वहाँ पर एक्चुअल में कोई न्यूक्लियस प्रेजेंट है भी या नहीं है। तो प्रोकैरियोटिक का मतलब ही हो जाता है कि अनडिफाइंड न्यूक्लियस। अनडिफाइंड न्यूक्लियस हो गया यानी पुअरली डिफाइंड न्यूक्लियस। पुअरली डिफाइंड वो क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पर जो आउटर मेम्ब्रेन है वो एब्सेंट है, यानी वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सिंगल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, और उसी पुअरली डिफाइंड न्यूक्लियस को हम कहते हैं न्यूक्लियोइड। ऑइड का मतलब कोई फॉल्स चीज़, ठीक है। यू का मतलब होता है ट्रू, कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो जब आप यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स की बात करते हो तो वहाँ पर जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डिफाइंड होता है, डबल मेम्ब्रेन्ड होता है, उसमें न्यूक्लियर पोर पाया जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है यानी न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन, उसके अंदर न्यूक्लियोलस पाया जाता है, क्रोमैटिन फाइबर्स पाए जाते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म पाया जाता है, काफ़ी सारी चीज़ें। तो वो जो वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर होता है उसी को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियस, और वो अगर अनडिफाइंड हो गया तो दैट इज़ पुअरली डिफाइंड, और उसी को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड। करेक्ट? इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, आई होप। अच्छा, अब उसके बाद आता है कि इनमें 2-4 और क्या डिफ्रेंशिएशंस हम देख सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनके अंदर सिर्फ और सिर्फ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, वेयर एज जब यूकैरियोटिक की बात करते हैं तो इनके अंदर एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों ही टाइप के रिप्रोडक्शंस पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्रोमोसोम नंबर एक ही होता है, यानी सिंगल क्रोमोसोम पाया जाता है, वेयर एज जब यूकैरियोटिक की बात करते हैं तो 2 या 2 से ज़्यादा क्रोमोसोम नंबर पाए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमन बींग्स में 46 क्रोमोसोम यानी 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। 23 भी कब पाए जाएंगे? जब सेक्स क्रोमोसोम की बात हो रही हो, यानी गैमीट्स की बात हो रही हो, स्पर्म और ओवा की। अदर देन दैट जो नॉर्मल सेल्स होते हैं उसमें 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, ठीक है। यू हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट दैट। आवर वेरी नेक्स्ट टॉपिक इज़ डिफ्यूजन वर्सेस ऑस्मोसिस, जो बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है एक्चुअली, बट इसमें बच्चे सबसे ज़्यादा कंफ्यूज भी होते हैं। बेटा उससे पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है मटेरियल का किसी सेल के अंदर या बाहर, वो किस तरह से हो रहा है या उसके कौन कौन सी प्रोसेसेस हैं। जनरली हम जब ट्रांसपोर्टेशन को बांटते हैं तो 2 पार्ट में बांटते हैं, एक को कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक को कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट में जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है वो मूवमेंट होता है हायर से लोअर कंसंट्रेशन में, और जनरली हम डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा हायर से लोअर में जाता है, कौन सा लोअर से हायर में जाता है। जनरली ये दोनों के दोनों डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर ही आते हैं, जिसमें हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में ही मूवमेंट होती है। इसमें कोई एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती है, ये एक स्लो मूवमेंट होता है जिसमें स्मॉलेस्ट जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ट्रांसपोर्ट होते हैं, सिंपल। एक्टिव ट्रांसपोर्ट की जब हम बात करते हैं तो इसमें लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन होता है, एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, ये एक रैपिड मूवमेंट होता है और लार्ज मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो ट्रांसपोर्ट होते हैं। गॉट इट? अब देखो यार, पैसिव ट्रांसपोर्ट में हमने डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस जानना है, ठीक है। डिफ्यूजन का मतलब होता है कि वो प्रोसेस जिसमें सॉलिड, लिक्विड और गैस हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में मूव कर रही हो, सिंपल। ऑस्मोसिस की जब हम बात करते हैं तो वहाँ ट्रांसफ़र होता है हायर से लोअर में, बट ओनली एंड ओनली लिक्विड्स का, एंड इट इज़ पासिंग थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब भाई देखो यार, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को हम सेलेक्टिव परमिएबल भी कह सकते हैं। ये हमारे सेल में पाई जाती है, हमारे बॉडी में यानी एल्वेलाइज के अंदर पाई जाती है, और किसी भी जगह में कहीं भी सिलेक्शन अगर करना हो, सेलेक्ट करना हो, जैसे हमारी एल्वेलाई क्या कर रही है, गैसेस को सेलेक्ट करती है। कैसे पता है लंग्स को कि यही ऑक्सीजन अंदर आना है और वही कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाना है? कंफ्यूज हो सकती थी, बट वहाँ पे सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन ही हेल्प करती है। सेम लाइक दैट
अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो ट्रांसफ़र होता है लिक्विड का हायर से लोअर कंसंट्रेशन में, वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से ही पास होते हुए जाता है। उसी बेसिस पे यहाँ पे कुछ फीचर्स और डिफ्यूजन ऑस्मोसिस के डिफरेंसेस दिए हुए हैं, इसको आप प्रॉपर्ली रीड कर लीजिएगा। इसमें जो भी कन्फ्यूजन हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मैं प्रॉपर्ली देखकर उसमें रिस्पॉन्ड भी करूँगी। मैं उस बिहाफ पे आपके लिए वीडियोस भी आगे बनाकर लेकर आऊँगी, ठीक है। कोई भी कन्फ्यूजन हो आप डायरेक्टली मुझे पिन कर सकते हो। अब इसके नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, विच इज़ टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस। अगर हम ऑस्मोसिस की बात करते हैं तो ये बच्चे जनरली 2 टाइप का होता है, विच इज़ एंडोस्मोसिस, एक्सोऑस्मोसिस। एंडोस्मोसिस और एक्सोऑस्मोसिस में डिफरेंस क्या होता है कि एक प्रोसेस में वाटर मॉलिक्यूल्स इनसाइड द सेल एंटर करता है, और एक्सोऑस्मोसिस में प्रोसेस होती है जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स सेल से बाहर निकलता है, जिसमें सेल श्रिंक कर जाते हैं। ऑस्मोसिस के अंडर ही एक और टॉपिक आता है, विच इज़ टाइप्स ऑफ सोल्यूशन। जब हम बात करते हैं सोल्यूशन की तो ये जनरली 3 टाइप्स के होते हैं, विच इज़ हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक सोल्यूशन। एक सोल्यूशन कब बनता है बच्चे? सोल्यूशन का मतलब होता है जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट इक्वल अमाउंट में मिक्स्ड हो तो वहाँ पर सोल्यूशन बनता है। इक्वल सोल्यूट इक्वल सॉल्वेंट, इसका मतलब नो मूवमेंट, ठीक है। नो नेट मूवमेंट का मतलब हो गया मूवमेंट ज़ीरो, और यानी सोल्यूशन है नॉर्मल, ठीक है, विच इज़ आइसोटोनिक सोल्यूशन। फिर आता है हाइपोटोनिक। अगर हम हाइपोटोनिक की बात करते हैं तो जो सोल्यूट होता है वो सेल के अंदर ज़्यादा होता है, वाटर आउटसाइड ज़्यादा होता है, यानी सॉल्वेंट बाहर ज़्यादा है, तो वाटर जो होता है वो सेल के अंदर मूव करता है, जिसकी वजह से सेल जो होता है वो स्वेल कर जाता है, इसीलिए इसको कहा जाता है हाइपोटोनिक सोल्यूशन। आफ्टर दैट हाइपरटोनिक सोल्यूशन, हायर वाटर इनसाइड, अंदर की तरफ पानी ज़्यादा होता है, और हायर सोल्यूट आउटसाइड, यानी बाहर सेल के बाहर जो होता है वो सोल्यूट ज़्यादा होता है, तो जो वाटर होता है वो बाहर की तरफ मूव करता है और जो सेल होता है वो श्रिंक कर जाता है। यहाँ पे तीनों के डायग्राम्स, तीनों के फॉर्मूलाज, तीनों के डेफिनेशंस, तीनों ही मैंने मेंशन कर दिया है। इसी के साथ आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। इंट्रोडक्टरी पार्ट आपका यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपके लिए लेकर आऊँगी एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स जो होंगे विथ डायग्राम, विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। अपना ध्यान रखिए और सुरक्षित रहिए।